हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहां पे कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी चैप्टर हमारा कंप्लीट है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द आइटम इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। सो सबसे पहला है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन, अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, balloon rubbed on woolen cloth attracting hair strand, a compass needle pointing north। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मस्कुलर फोर्स कौन सा होगा जिसमें मसल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना? तो मसल्स का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है? अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। स्कूल बैग लिफ्ट करने के लिए हमें मसल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट वाई इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। नाउ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है यहाँ पे? अ कंपास निडल पॉइंटिंग टू नॉर्थ, है ना? तो यहाँ पे मैग्नेट की जरूरत पड़ रही है, सो दैट इज क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स अ कंपास निडल पॉइंटिंग नॉर्थ। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा भाई? फ्रिक्शनल फोर्स कब क्रिएट होता है? यस, जब एक अपोजिंग फोर्स आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना? जब एक फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करती है तब वहां पे अपोजिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स आता है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ हम पे लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स? अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की साइड आ रही है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे एंड दे क्रिएट अ चार्ज, ठीक है, उस रब करने की वजह से उनके बीच में जो चार्ज क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे हमारा क्वेश्चन 2 क्या होगा? क्वेश्चन 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा फॉल्स है। सो अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं? यस, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा के उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन चेंज द स्पीड, सो दिस इज ट्रू। नाउ ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीज। क्या फ्रिक्शन की वजह से, क्या फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल रोल हो रही है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है? एक ऑपोजिंग फोर्स है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नाउ द थर्ड वन इज देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या ये सही बात है? देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो अगर पास पास में है तो उनके पास फोर्स होगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is two balloon rubbed with a woolen cloth, ठीक है, brought near each other, what would happen and why? तो दो बलून को हम क्या कर रहे हैं? वुलन क्लॉथ से पहले हमने उसको रब किया एंड ब्रॉट नियर, उनको हम पास में लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा और क्यों? ठीक है, क्या होगा और क्यों? क्या उनके ऊपर सेम चार्ज अप्लाई होगा या फिर अलग अलग चार्ज? बताओ। देखो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों को सेम चीज से रब किया गया है, दैट मीन्स दोनों के ऊपर सेम चार्ज एक्वायर होगा। अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ रहा है तो वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो द टू बलून विल रिपेल ईच अदर, राइट? The two balloons will repel each other। ये
एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पहली चीज, क्यों करेंगे ये एक दूसरे को रिपेल? क्योंकि जो रब किया है, ठीक है, विद द वुलन क्लॉथ गिव द सेम टाइप ऑफ स्टैटिक चार्ज, दोनों के पास सेम टाइप ऑफ स्टैटिक चार्ज ही प्रेजेंट है। सो दिस इज हैपन और दिस हैपन, दिस हैपन्स बिकॉज, क्या रीजन है? दिस हैपन्स बिकॉज rubbing with woolen cloth, this happen because rubbing with woolen cloth gives both balloon the same static force, give both balloon, gives both balloon same, ठीक है, इनको क्या मिलेगा? सेम स्टैटिक चार्ज मिलेगा। एंड हमें पता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड वी नो दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और हमें पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पे हमारा, व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर में जैसे ही हम कॉइन डालेंगे क्या होगा? वो फ्लोट करेगा कि वो सिंक कर जाएगा? बता दो जल्दी, क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा, है ना, वो सिंक कर जाएगा। It sink, but when you place a bigger wooden block in water, it float. Explain. वहीं अगर उसकी जगह हम ब्लॉक डाल दे, वुडन ब्लॉक डाल दे, तो वो क्या हो जाएगा? तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो कॉइन है उसका एरिया कम है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसका मास ज्यादा है, और एरिया कम था तो वो डूब गया। जो हमारे पास वुडन ब्लॉक है वो लाइट वेट है ना, उसका मास कम है, उसका एरिया ज्यादा है, तो वो फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, द कॉइन सिंक, the coin sink because यहां पे जो कॉइन है वो सिंक कर जाएगा बिकॉज इट्स डेंसिटी इज हायर देन वाटर, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज हायर देन वाटर, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। सो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। So the gravitational force, pulling down is stronger. इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, किससे ज्यादा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? जो देखो हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो भी ऊपर की साइड फोर्स लगाता है, पानी ऊपर की साइड फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की साइड उसको खींचने की कोशिश करती है। अब जिसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर ग्रेविटी ने ज्यादा तेजी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा है तो चीजें सिंक हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर बायंट फोर्स ज्यादा है तो वो फ्लोट करती रहेंगी। ठीक है, या फिर इक्वल है तो फ्लोट करती रहेंगे। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग डाउन इज स्ट्रोंगर देन द बायंट फोर्स, स्ट्रोंगर, ठीक है, स्ट्रोंगर देन द बायंट फोर्स। ये बायंट फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? बिकॉज, ठीक है, क्या रीजन है ऐसा क्यों होता है? नहीं, इतना ही करेक्ट है ना, इसमें और क्या रीजन दे हम? ठीक है, इसलिए वो डूब गया। नाउ वुडन ब्लॉक की अब हम बात करते हैं। ठीक है, the wooden block is large in size, जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो लार्ज है साइज में, एंड इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, एंड इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर। इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है,
जिसकी वजह से बायंट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर इक्वल, ठीक है, मेकिंग बायंट एंड ग्रेविटेशनल and gravitational force equal, making buoyant and gravitational force equal, and उसकी वजह से वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लोट करता रहता है, and that's why wooden block फ्लोट, इस वजह से जो वुडन ब्लॉक है वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा, है ना, इफ द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, इट स्लोली डाउन, स्टॉप मोमेंटरली एंड देन फॉल बैक. हमने तेजी से ऊपर फेंका, ऊपर गया, थोड़ी देर रुका, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाएगा. जब वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है. सो नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन. कौन सा फोर्स इस पे काम कर रहा है वो हमको बताना है. सो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जैसे ही हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा तो कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, देखो, उसकी स्पीड को कम करने के लिए वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है. ग्रेविटेशन की वजह से वो बॉल जो है वो नीचे की तरफ खींचना चाहती है ना, लेकिन हमने उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी भेज दिया तो उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स pull the ball downwards. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज रहा है, स्लोइंग इट डाउन, ये इसकी स्पीड को कम भी कर रहा है, स्लोइंग इट डाउन, ठीक है, व्हाइल इट इज, और जब उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, क्लियर है. When we initially throw in upward direction, now the second one is during its downward motion. तो डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, वो तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही आ रहा है ना, वो तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही आ रहा है, तो उसकी वजह से ग्रेविटी जो है वो खुश हो जाएगा और उसकी स्पीड को बढ़ा देगा. सो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, पुल द बॉल डाउनवर्ड्स. ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द बॉल डाउनवर्ड्स, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉल को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में खींच रहा है एंड मेकिंग इट स्पीड अप, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, मेकिंग इट स्पीड अप, ठीक है. नाउ एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, बिल्कुल टॉप पे जाके क्या हो गया है, बिल्कुल टॉप पे जाके वो रुक जाता है, ठीक है. टॉप पे जाके क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, तो वहां पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अभी भी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, बट उस टॉप पे क्या हो जाता है, उसकी जो स्पीड है कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो जीरो हो जाती है. तो ऐसा कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि रुक गया, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, है ना, बाकी तो एक ही फोर्स है यहाँ पे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स pull the ball downwards. Gravitational force pull the ball downwards, the ball stop, और फिर वो नीचे आएगी, the ball stop, ठीक है, for fraction of second, and उसके बाद क्या हो जाएगा,
falling down. And start falling down. और फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगी. ठीक है, उस पे क्या होता है, जीरो स्पीड हो जाती है उसकी. उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो कैसी हो जाती है, एकदम जीरो हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन 6 है हमारा, a ball is released from the point P and move along the inclined plane. यहां से जा रहा है, ठीक है, and then along with the horizontal surface. पहले incline से फिर horizontal की तरफ जा रहा है. Surface as shown. It come to stop at the point A on the horizontal surface. Think of a way so that when the ball is released from the same point P, it start before the point A and after the crossing point A. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, before the point A क्या हो जाएगा यहाँ पे, before the point A, बता दो. To stop before the point A, यही पूछ रहे हैं हमसे. A ball is released from the point P, ठीक है, and move along the inclined plane and then along a horizontal surface as shown. It comes to stop at a point A. तो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा. On the horizontal surface. Think of a way, ठीक है, think of a way so that when a ball is released at the same point P, ठीक है, ball is released at the same point P, it stop before the point A. अब समझ में आए क्या कह रहे हैं, कि हमें एक ऐसा तरीका सोचना है कि वो ए पॉइंट तक आने से पहले ही रुक जाए. तो हम क्या करें, इस अगर सरफेस को हम और ज्यादा रफ बना दे तो ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज कर देगा. और अगर इसका फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो बॉल वहां तक पहुंचने से पहले ही, ए तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, सो टू स्टॉप बिफोर ए, मेक द सरफेस रफर. सो to stop the ball before A, make the surface, हमें इस सरफेस को बहुत ज्यादा रफ बना देना है. क्या कर देना, हमें इस सरफेस को बहुत ज्यादा रफ बना देना है. समझ में आया? यस. टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स, रफर, टू increase the frictional force, ताकि इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एंड द स्पीड ऑफ बॉल स्लोअर डाउन. ठीक है, विच स्लो डाउन द बॉल फास्टर. जो ए तक आने से पहले ही क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगी. फिर कह रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट. अब हम चाह रहे हैं कि भाई पॉइंट ए के बाद जाके बॉल रुके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस को स्मूथ बनाना पड़ेगा, है ना. सो टू स्टॉप आफ्टर ए, उसके लिए हम क्या कर दें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बी, उसको हम स्मूथ बना सकते हैं. ठीक है, to stop the ball after A, तो make the surface smoother. हमें सरफेस को क्या बनाना पड़ेगा, स्मूदर बनाना पड़ेगा. टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए, एंड अलाउ द बॉल टू रोल फर्दर, एंड अलाउ द बॉल टू रोल further, and allow the ball to roll further. So this is question number 6. Let's move to question number 7. इसको फटाफट से लिख लेंगे, फिर हम चलेंगे question number 7 की तरफ. Okay? Now, question number 7 is,
Why do we sometimes slip on a smooth surface like ice or a polished floor? तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम है। तो जहां पे फ्रिक्शन कम है वहां पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम है तो अपोजिंग फोर्स रहेगा नहीं और हम आसानी से वहां पे गिर जाएंगे। कोई चीज रोकने वाली नहीं है हमको, हमारी ग्रिप नहीं बन रही है, ठीक है, तो हमारा बैलेंस नहीं बन पाएगा और हम गिर जाएंगे, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम? वी स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस like ice or polished floor because there is very little friction because there is very little कर लो या फिर less कर लो फ्रिक्शन। यहां पे बहुत कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में? बिटवीन दी फीट एंड सरफेस, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जिसपे मूव किया जा रहा है और जो मूव कर रहा है, ठीक है। सो विदाउट इनफ फ्रिक्शन ऑफ ग्रिप। अब देखो हमारे यहां पे ग्रिप बनेगी नहीं, है ना, and without enough friction of grip and oppose sliding it is easy to lose balance and fall. It is easy to lose balance and fall. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज any force being applied to an object in a non-uniform motion? क्या non-uniform motion में हम force को apply कर सकते हैं? Definitely, yes. The force is applied to an object in non-uniform motion, है ना, ये चीज हो सकता है। Yes, the force can, है ना, और is भी कर सकते। The force is applied to an object in a non-uniform motion. Non-uniform motion. Yes, force is applied to an object in a non-uniform motion. तो फोर्स क्या करता है? फोर्स स्पीड में चेंज कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो ये सारी चीज चेंज कर सकता है, ठीक है। सो फोर्स कॉजेज, क्या क्या काम कर सकता है? फोर्स कॉजेज दीज चेंज लाइक, force causes these changes like speeding up, ये स्पीड को बढ़ा सकता है, स्लो डाउन भी कर सकता है, स्लोइंग डाउन, एंड डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है ना, और टर्निंग, ठीक है, और टर्निंग। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सो टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फटाफट से रीड करेंगे कि क्वेश्चन 9 है क्या। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून बिकम 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो जितना आपका वेट अर्थ पे होगा उसका 1/6 आपका वेट कहां पे हो जाएगा? कहां पे हो जाएगा? मून पे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। जहां पे ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां पे उतना वेट ज्यादा आएगा। सो व्हाट कॉज दिस चेंज? डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6 ऑफ इट्स मास ऑफ द अर्थ? नो, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वेट ही चेंज होता है। सो ये चेंज क्यों हुआ? दिस change happened because the moon's gravity or gravitational force is weaker than the earth gravitational force, है ना। The change happened because
The change happened because the moon gravitational force, the moon gravitational force is weaker than the earth gravitational force. Clear? Weaker than the earth gravitational force. कितना weaker होता है? About 1/6. About 1/6 weaker होता है. वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बट मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता. वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी. वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, सो इट्स लेस ऑन मून, सो इट्स लेस ऑन मून. बट जो मास है, मास स्टे सेम एवरीवेयर, बट मास स्टे सेम एवरीवेयर. मास जो है वो हर जगह सेम ही रहता है. ठीक है, मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट. इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, एंड इस चैप्टर का भी ये आखिरी क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th. So question 10th is 3 object 1, 2 and 3 of the same size and the shape. Same size के हैं and यहाँ पे ये same shape के भी है. ठीक, but made of different material. अलग अलग material से मिलके बने हुए हैं. Are placed in the water. They dip to different depth as shown in this figure. If the weight of the 3 object 1, 2 and 3 are W1, W2, W3 respectively, then तो क्या हो जाएगा इनका? 1, 2 and 3. क्या बताना है हमको इसमें? They dip, 3 object है, ठीक है, same size and shape के हैं, but made up of 3 different materials in the water. They dip to the different depth. If the weight of the 3 object is this, then अच्छा तब क्या हो जाएगा? बता दो फटाफट से, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बताओ जल्दी. इसमें देखो देखो पानी में है और ये क्या है यहाँ पे? ये ज्यादा ऊपर है, मतलब ये लाइट वेट होगा. यस, ये लाइट वेट होगा. ये और ज्यादा ऊपर है, मतलब ये और लाइट वेट होगा. ये पानी में नीचे की साइड आ रहा है, मतलब हैवी वेट होगा. तो सबसे ज्यादा वेट किसका है? W1 का, फिर W2 का और फिर W3 का. सबसे ज्यादा वेट किसका हो जाएगा यहाँ पे? W1, W2 एंड देन W3. यानी कि ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्या आपको ये चीज समझ में आई है? तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किए हैं कंप्लीट, और अब पूरी तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश्ड. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 6. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाकी का डिस्कशन करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.